नमस्कार। दवाइयाँ में आपका स्वागत है। एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग पहले तो बहुत होता था, लेकिन अब उसका उपयोग करने से डॉक्टर डरते हैं। लेकिन आप कभी सोच भी नहीं सकते होंगे कोई एंटीबायोटिक इतना खतरनाक भी हो सकती है जिसका उपयोग ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। फिर भी बहुत से ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनको क्वैक बोलते हैं, जो ये एंटीबायोटिक का उपयोग कर देते हैं और इनका साइड इफेक्ट सीरियस कभी कभी देखने में मिल जाता है। खासकर महिलाओं में ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो आखिर ये कौन सी एंटीबायोटिक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे काम करती है, कौन सी एंटीबायोटिक है और कहाँ उपयोग होता था और कौन से साइड इफेक्ट सीरियस है जो इंसान को परेशान कर देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो एंटीबायोटिक है इसका नाम है आपको क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल बहुत ज़्यादा यूज होने वाला कभी एंटीबायोटिक था। अभी भी आई इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन आई इन्फेक्शन में भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं क्योंकि ये उतना ज़्यादा सेफ नहीं है। क्लोरामफेनिकोल एक तरह का बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है जो जनरली बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। बैक्टीरिया को डायरेक्टली नहीं मारता है, वो सिर्फ ग्रोथ को रोक के उसको मारता है। अलग अलग जगह पे इसका यूज किया जाता है, लेकिन आखिर इसका काम करने का तरीका क्या है पहले वो देखेंगे, जिसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया के जो राइबोसोम्स होते हैं उनको काम करने से रोकता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है तो बैक्टीरिया का सेलुलर जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए रेप्लिकेशन, बैक्टीरियल का ग्रोथ, सेल डिवीजन, ये सब चीज रुक जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का धीरे धीरे ग्रोथ बंद हो जाता है और बैक्टीरिया का देहांत हो जाता है। अगर इसका हम लोग फार्माकोकाइनेटिक देखें तो बहुत सिंपल है। ये ओरल फॉर्म में भी आता है, इंट्रावेनस फॉर्म में भी आता है और टॉपिकल फॉर्म में भी आता है। जब इसको ओरली लेते हैं तो बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी और प्लेसेंटा बैरियर को भी आसानी से पार कर सकता है। इसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। जब ये मेटाबोलाइज होता है तब ये एक्टिव फॉर्म में जाता है। जब ये जो नॉर्मल जो डोज होता है उसमें एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, तब वो एक्टिव फॉर्म में जाता है और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी दिखाना शुरू करता है। इसके बाद यूरिन के से आपको एलिमिनेट होकर बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसका हाफ लाइफ आपको कुछ घंटे का होता है। अगर यूजेस की बात करें तो टाइफाइड फीवर में सबसे अधिक ये यूज होता है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था टाइफाइड फीवर में। कितना भी सीरियस टाइफाइड फीवर हो उसको ठीक करने की क्षमता रखता है। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे आपको अलग अलग एंटीबायोटिक है, जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गए, ओफ्लोक्सासिन, सिफिक्सिन या फिर सेफ्रोडॉक्सिन। ये सारे एंटीबायोटिक्स जब से अवेलेबल हो गए टाइफाइड फीवर के लिए तब से इसका उपयोग जो है वो बंद कर दिया गया है। डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सीरियस साइड इफेक्ट इसके देखने को मिल जाते हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी। इसके अलावा इसका यूज हम लोग देखते थे आपको ब्रेन एब्सेसिस में, यानी कि जो ब्रेन में किसी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रेन में पस भरने लगता है, सूजन होने लगती है। खासकर ये तब देखा जाता है जब हार्ट में या लंग्स में या फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया हो, जिसकी वजह से ब्रेन अफेक्ट हो गया हो, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता था। इसके अलावा मेनिंजाइटिस में इसका यूज होता है, यानी वो कंडीशन जो हमारे ब्रेन का जो कवरिंग है उस कवरिंग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से वो कवरिंग में आसानी से सूजन देखने को मिलता है, पस देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो ये दवा आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाता है, इसी वजह से इसका वहाँ पे यूज हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी इन्फेक्शन में भी इसको देखने को यूज करने को मिला है, जैसे आपको इम्पिटिगो हो गए, यानी कि जो चेहरे पे इंजरीज होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे चेहरा लाल पड़ने लगता है, या फिर सेलुलाइटिस हो गया, हाथ पैर में लाल आ जाता है, जिसमें दर्द होता है हल्का फुल्का, खुजली होती है हल्की फुल्की, पस निकलना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्लोरामफेनिकोल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज कभी कभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे साइनस वगैरह में भी किया जाता था। अभी कॉमनली इसका यूज हम लोग वो आई इन्फेक्शन में करते हैं, जैसे आपको कंजक्टिवाइटिस हो गई जो ये बहुत ज़्यादा चला हुआ था, या केराटिटिस हो गई। कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है कि हमारा जो आंख का कंजक्टिवा है, वाइट पार्ट है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। वहाँ के जो ब्लड वेजल्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है और वो पूरा लाल हो जाता है, आंख से पानी गिरने लगता है, चुभन होती है। केराटिटिस जो कॉर्निया होता है हमारा, उसमें इन्फ्लामेशन जब हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उस कंडीशन को केराटाइटिस हम लोग बोलते हैं। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है। जैसा मैंने कहा, बहुत से ऐसे क्वैक डॉक्टर होते हैं जो अपने को डॉक्टर बोलते हैं पर डॉक्टर नहीं है, इसका उपयोग कर देते हैं। तो इसका उपयोग होने से पहले आप लोग अपने डॉक्टर से सलाह लें कि इसका उपयोग करें या ना करें। अपने से कभी भी क्लोरामफेनिकोल का उपयोग ना करें, या किसी भी दवाई का उपयोग अपने से कभी भी ना करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह लेके ही करें।
अगर साइड इफेक्ट की बात करें इसका, तो साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, जैसे नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया तो कॉमन साइड इफेक्ट है ही, लेकिन इसके अलावा इसमें लीवर टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है, जिसमें जॉन्डिस होने का खतरा बढ़ जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी बच्चों में देखने को मिलता है, जो बच्चे तुरंत तुरंत पैदा होते हैं उनमें देखने को मिलता है, जिनमें उनका हाथ पैर जो है नम पड़ने लगता है। ग्रे सिंड्रोम देखने को मिलते हैं, जिनमें बच्चों का जो आँख होता है, चेहरे होते हैं, वो ग्रे ब्लू कलर में हो जाते हैं, उनमें नर्वस डैमेज शुरू हो जाता है, तो ग्रे सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट और जो खतरनाक होता है वो है बोन मेरो सेपरेशन। जब बोन मेरो सेपरेशन होता है, ये एडल्ट में ज़्यादा होते हैं, तो उसके वजह से एप्लास्टिक एनीमिया होती है। एप्लास्टिक एनीमिया मतलब हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाता है और हमारा आरबीसी का काउंट धीरे धीरे गिरने लगता है, जो बाद में लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है अपने मन से ना करें। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो बहुत सी दवाइयां हैं जिनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, उन दवाइयों के साथ आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे वारफरीन हो गया, जो एंटीकोगुलेंट है, इसकी एक्टिविटी बढ़ा देती है, ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। प्रोबेनासिड हो गया, उसका एक्टिविटी बढ़ा देता है, टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। इसके अलावा एंटी डायबिटिक ड्रग हो गए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गए, प्रोबेनासिड हो गए, फेनाइटोइन हो गए, और भी एंटीबायोटिक्स हैं, उनके साथ इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। रिफॉर्मपिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इन सब दवाओं के साथ ये इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, या फिर उन दवाओं का इफेक्ट गिर जाता है, या क्लोरामफेनिकल का इफेक्ट गिर जाता है, अपना दवाएं ठीक से काम नहीं कर पाती। डोज की अगर बात करें तो 500 mg दिन में 2 बार एडल्ट को, बच्चों को 250 mg दिन में 2 बार, और 1 ग्राम का आपको इंजेक्शन आता है जिसको 2 से 3 बार दिया जाता है। प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर के साथ साथ प्लेसेंटा बैरियर को पास कर सकता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में ये सेफ नहीं होता है, वहाँ पे इसका उपयोग नहीं करते हैं। बच्चों को ये जो डेवलप हो रहा है बच्चा, उसके डेवलपमेंट को ये बाधित करता है और बच्चा खराब होने में रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसके वजह से इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि क्लोरामफेनिकल हो या फिर कोई भी दवाइयाँ हो, आप कभी भी अपने मन से उपयोग मत करिए, हमेशा डॉक्टर के या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह लेके ही उसका उपयोग करिए। और क्लोरामफेनिकल का तो बिल्कुल उपयोग मत करिए, ठीक है, इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।